साथियों, आज हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। सरकार द्वारा जारी किए गए गजट की अब विश्लेषण करते हैं। सरकार द्वारा जारी किया गया है भारत का राजपत्र, द गजट ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपका हिंदी वाला हम प्रारूप देख रहे हैं। जारी किया गया है 24 जनवरी 2025 को, अर्थात 3 दिन हो गए इसको जारी हुए। वित्त मंत्रालय की दिनांक 22 दिसंबर 2023 की अधिसूचना संख्या और वित्त मंत्रालय की दिनांक 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना संख्या के आंशिक संशोधन में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। एकीकृत पेंशन योजना मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम। एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होंगी। यहाँ स्पष्ट किया हुआ है, यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो केंद्र सरकार के एनपीएस स्कीम के अंतर्गत आते हैं। जिन्होंने एनपीएस स्कीम ले रहे हैं वही ले सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। योजना के अंतर्गत पात्रता, सुनिश्चित भुगतान केवल निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध होगा। यदि कोई कर्मचारी 10 साल की अर्हक सेवा के पश्चात अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है तो अधिवर्षता की तारीख से। अगर कोई मिनिमम 10 वर्ष से ज़्यादा जॉब करता है तो 10 वर्ष कंप्लीट होने के बाद से उसको मिल सकती है। यहाँ दूसरा दिया गया है एक FR 56 नियम 1965 के अंतर्गत कोई शास्ति नहीं के प्रावधानों के अंतर्गत एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के मामले में सरकार द्वारा ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख से 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा अवधि के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में यदि सेवा अवधि अधिवर्षता तक जारी रहती तो उस तारीख से जब ऐसा कर्मचारी अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब है कि न्यूनतम 25 वर्ष अगर किसी ने जॉब की है तो वो पात्र होगा। सेवा से हटाने या बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामले में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं होगा। अगर किसी को बर्खास्त किया जाता है या सेवा से हटाया जाता है तो ऐसे में उसे यूपीएस के अंतर्गत मिलने वाले लाभ नहीं मिलेंगे। योजना के अंतर्गत लाभ, इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान इस अधिसूचना में उल्लेखित अन्य शर्तों के अधीन निम्नानुसार होगा, अर्थात पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन की 50% होगी। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्षों की अर्हक सेवा के पश्चात देय है। इसका मतलब है कि 25 साल की सेवा कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट के 12 महीने होंगे उसका मूल वेतन का औसत 50% निकालने के बाद आपको पेंशन बनाई जाएगी। कम अर्हक सेवा अवधि के मामलों में आनुपातिक भुगतान स्वीकार होगा। अगर कम सेवा हुई है तो वहाँ पर आनुपातिक भुगतान किया जाएगा, जो कि आगे बताया गया है। 10 साल या इससे अधिक की अर्हक सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर प्रतिमाह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटी युक्त भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। अगर कोई 10 साल या उससे अधिक जॉब करता है तो उसे मिनिमम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में रहते हुए अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है। अधिवर्षता के पश्चात भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु से तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को दिया जाएगा। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो 60% उनके जो स्पाउस होंगे, जो नॉमिनी होगा, उसको दे दिया जाएगा।
इसके अलावा महंगाई राहत, सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान जैसा भी मामला हो पर उपलब्ध होगी। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाएगी। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही देय होगा। इसका मतलब है कि डीए आपको दिया जाएगा। अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियों मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता की 10% की दर से अधिवर्षता का एक मुश्त भुगतान की अनुमति दी जाएगी। यह एक मुश्त भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा। एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कॉर्पस 2 निधियों को मिलाकर बनेगा। पहला है कर्मचारी के अंशदान और उसी के बराबर केंद्र सरकार के अंशदान के साथ एक व्यक्तिगत कॉर्पस, और दूसरा है केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के साथ एक पूल कॉर्पस। इसका मतलब है पहले में तो जो 10% कर्मचारी का होगा उसी के बराबर 10% केंद्र सरकार देगी, उसके बाद आपका 8.5% एक्स्ट्रा केंद्र सरकार देगी। कर्मचारियों का अंशदान मूल वेतन प्लस महंगाई का 10% होगा, इसके बराबर ही केंद्र सरकार का भी अंशदान 10% होगा। दोनों को प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा किया जाएगा। केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के लिए अनुमानित 8.5% का अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी जिन्होंने समग्र आधार पर पूल कॉर्पस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना को चुना है। कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए ही निवेश के विकल्पों को अपना सकते हैं। ऐसे निवेश विकल्पों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निवेश को डिफॉल्ट पैटर्न परिभाषित किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश के विकल्प का प्रयोग नहीं करता तो निवेश को डिफॉल्ट पैटर्न लागू होगा। केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से निर्मित पूल अंशदान के लिए निवेश संबंधी पूर्ण निर्णय का पूर्ण अधिकार केंद्र सरकार का होगा। स्पष्टीकरण, इस अधिसूचना के प्रायोजन हेतु मूल वेतन में निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिया गया गैर प्रैक्टिस भत्ता शामिल है। एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन में आने वाली प्रभावी तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के विद्यमान कर्मचारियों के साथ साथ केंद्र सरकार के भावी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर या तो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन कर सकते हैं या एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रह सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन करता है तो इसके सभी निर्धारण और शर्तें को अपनाया गया माना जाएगा और यह एक बार चुने जाने के बाद अंतिम होगा। इसका मतलब है कि कर्मचारी यूपीएस को चुन सकते हैं, अगर नहीं चुनते हैं तो एनपीएस में जाएंगे, और अगर एक बार यूपीएस को चुन लिया तो वह अंतिम विकल्प होगा। उसके बाद उन्हें अब बदलाव का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, फिर से वह एनपीएस में नहीं जा सकते हैं। एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारी जो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन की प्रभावी तिथि पर सेवा में है, एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प का उपयोग करते हैं तो कर्मचारी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कॉर्पस बकाया को एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में अंतरित कर दिया जाएगा। मतलब अगर कोई एनपीएस में वर्तमान में एनपीएस स्कीम में है और वो यूपीएस में जाता है तो उसका जो भी पैसा है उसे व्यक्तिगत कॉर्पस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए प्रत्येक कर्मचारी जिन्होंने एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लिया है के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से बेंचमार्क कॉर्पस मूल्य की गणना होगी। ये उसके गणना के रूप दिए गए हैं, हम इन पर नहीं चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अधिवर्षता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कर्मचारी की अर्हक सेवा उस कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएगी जहां वह कार्य कर रहा है। इसका मतलब है जो भी नियोक्ता होगा वही उनको
उसकी सेवानिवृत्ति या दिवसता की गणना करेगा। एकीकृत पेंशन योजना एक निधि आधारित पेंशन प्रणाली होने के नाते कर्मचारियों को सुनिश्चित भोजन भुगतान प्रयोज्य अंशदान के नियमित और समय पर संचय और निवेश पर निर्भर करता है। कोई भी कर्मचारी जिसने इस अधिसूचना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन किया हुआ है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सहित किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ, बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ किसी भी समानता आदि की मांग के लिए पात्र नहीं होगा और दावा नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर समान रैंक पर रिटायरमेंट हो रहे हैं तो वो बाद में रिटायर होने वाले किसी भी कर्मचारी के बराबर पेंशन के लिए दावा नहीं कर सकता है। अधिवर्षता के समय अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने वाले या जहां से सेवानिवृत्ति के पश्चात अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जाता है, ऐसे कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान के बारे में प्रावधान अलग से अधिसूचित किया जाएगा। एनपीएस एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के परिचालन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2025 होगी। अब स्वीकार्य मासिक भुगतान के लिए आपको उदाहरण दिए गए हैं। इसके लिए 5 कंडीशंस ली गई हैं। पहली कंडीशन है कि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन 45,000 रुपये से पी के रूप में चिन्हित किया गया है। कर्मचारी के पास 25 वर्ष 300 महीने या उससे अधिक की आरक्षित सेवा है, इसे क्यू के रूप में प्रदर्शित किया गया है। कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा किए गए हैं और जमा में कोई चूक नहीं हुई है। कर्मचारी ने निवेश का डिफ़ॉल्ट पैटर्न चुना है। कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी नहीं की है। ये 5 आपकी कंडीशन ली है। इसके बाद आज चलते हैं पर कंडीशन 1 परिदृश्य 1, कर्मचारी 1 से 5 तक सभी शर्तों को पूरा करता है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है P/2 P/2 गुणा Q/300 गुणा IC/BC। IC है सब कुछ देखते हुए इन्होंने 50 लाख रुपए का व्यक्तिगत कॉर्पस रखा है और 50 लाख रुपए का ही बेंचमार्क कॉर्पस रखा है। इन सबको गुणा करने पर आपका आता है 22,500 रुपये, जो कि सीधे सीधे 45,000 रुपये का आधा होता है। हाफ पेंशन हो गई है आपकी इनके हिसाब से। कंडीशन 2, कर्मचारी 1 और 3 से 5 तक शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी के पास 15 साल या 180 महीने की नौकरी की है कर्मचारी ने, तो उस कंडीशन में बड़े से फॉर्मूला को लगाते हुए 13,500 रुपये की पेंशन होगी। इसके बाद इस पर DR जोड़ा जाएगा, राहत, महंगाई राहत। कंडीशन 3, कर्मचारी 1, 3 और 5 तक शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी के पास 10 साल की सेवा है, तो उस समय उसका जो है 9,000 रुपये वेतन बनेगा, पेंशन बनेगी, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके मिनिमम 10,000 रुपये कर दिया जाएगा। अब तीसरा है सीन, कर्मचारी कंडीशन 1, 3 और 5 शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी आंशिक निकासी की है। कर्मचारी के पास 10 साल की आरक्षित सेवा है, तो उसमें ये इसको फॉर्मूला को गुणा करते हुए 8,800 रुपये की पेंशन बनेगी। इस मामले में पेंशन 8,800 रुपये के साथ लागू DR होगी, क्योंकि व्यक्तिगत कॉर्पस से पूल कॉर्पस में पूर्ण कॉर्पस जमा नहीं किया गया है। जो 50 लाख होना चाहिए था यहाँ पे, इसमें से इन्होंने निकाल के 22 लाख रुपए छोड़ा है। कंडीशन, कर्मचारी कंडीशन 1, 2, 4 और 5 को पूरा करता है। कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा नहीं किए गए हैं और कुछ जमा में चूक हुई है, तो उस कंडीशन में P/2 गुणा Q/300 गुणा IC/BC का फॉर्मूला लगाते हुए 20,250 रुपये प्लस उस पर DR जोड़ के आपकी पेंशन बनेगी। अगला कंडीशन है आपका
कर्मचारी 1 से 5 तक शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी ने आंशिक निकासी की है बेंचमार्क कॉर्पस की तुलना में जिसका मूल्य सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारी द्वारा वापस नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि उन्होंने 10 लाख रुपए निकाले हैं लेकिन वापस नहीं किए हैं, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला को यूज करते हुए उनका पेंशन बनेगी 18,000 रुपये। इस पर DR जोड़ा जाएगा। नंबर 6, कर्मचारी 1, 2, 3 और 5 शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी ने व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश विकल्पों को चुना है और व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य बेंच कॉर्पस से अधिक है। उन्होंने निवेश को चुना है और अगर उनका 50 लाख की जगह 55 लाख रुपए हो जाता है IC, तो वहाँ पर फॉर्मूला को करते हुए आपका 22,500 रुपये ही पेंशन बनेगी, जिस पर DR जोड़ा जाएगा, लेकिन जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। परिदृश्य 7, इसमें कर्मचारी 1, 2, 3 और 5 शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी ने व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश विकल्पों को चुना है और व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य बेंच कॉर्पस से कम है। उन्होंने निवेश विकल्प चुना है लेकिन उनको उस समय घाटा हुआ है और आपका 50 लाख की जगह 45 लाख रुपए ही बनते हैं। और उस समय यदि कर्मचारी ने व्यक्तिगत कॉर्पस की भरपाई नहीं करी है, मतलब उसको 50 लाख नहीं किया है, 5 लाख रुपए नहीं जमा किए हैं, तो वहाँ पे पेंशन बनेगी 20,250 रुपये। अगर वो भरपाई कर दिया है, उसने 2.5 लाख रुपए की भरपाई कर दी है, तो उसका 21,273 रुपये बन जाएगा पेंशन। इसमें DR जोड़ देंगे। अब ये आता है अधिवर्षता या 25 वर्ष की अर्हता सेवा पूरी होने के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और FR 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए एकमुश्त वेतन के व्याख्यात्मक उदाहरण। वहाँ पे आपका पेंशन मूल वेतन माना गया है 45,000 रुपये, 53% DA, तो इसका होता है 23,850 रुपये, तो टोटल होता है आपका 68,850 रुपये। एक मुश्त भुगतान राशि के लिए उन्होंने सूत्र बनाया 1/10 गुणा 68,850 गुणा L को माना है व्यक्ति की पेंशन कॉर्पस में अंशदान के लिए महीनों की संख्या के आधार पर सेवा के 6 मासिक पूर्ण वर्षों की संख्या। इसका मतलब है 1 साल को 2 छमाही में तोड़ा गया है। तो इस तरीके से अर्हता सेवा की अवधि पर के आधार पर एक मुश्त राशि। अगर 10 साल उन्होंने सेवा की है तो पूर्ण 6 महीने की संख्या होगी, छमाही की संख्या होगी 20 और एक मुश्त राशि मिलेगी 1,37,700 रुपये मात्र। 15 साल सेवा करने पर 30 छमाही होंगी और 2,06,550 रुपये एक मुश्त राशि मिलेगी। 20 साल पर 40 छमाही होंगी और 2,75,400 रुपये आपको मिलेंगे। 25 साल सेवा करने पर 50 छमाही और 3,44,250 रुपये आपको एक मुश्त मिलेंगे। 30 साल सेवा करने पर 60 छमाही होंगी और 4,13,100 रुपये आपको एक मुश्त मिलेगा। 35 साल नौकरी करने पर 70 छमाही होंगी और 4,81,950 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा। कोई एक मुश्त राशि देय नहीं होगी यदि सेवा की अवधि 10 वर्ष 120 महीने से कम अंशदान से है, क्योंकि ऐसे मामले में एकीकृत पेंशन योजना लागू नहीं है। तो ये आपका फिर उसी को ट्रांसलेट करके हिंदी इंग्लिश में दिया गया। ये था आपका पूरा गजट। इसके हिसाब से देखा जाए तो आपको ओल्ड पेंशन के मुकाबले एकीकृत पेंशन योजना कहीं भी नहीं ठहरती है। इससे अच्छा तो आप जो भी NPS राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली चल रही है वही अच्छी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।